नमस्कार, बुलेटिन में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। रुक कर लेते हैं इस वक्त की खास खबर का। आदमपुर उपचुनाव के लिए मतदान जारी है, तो वहीं उपचुनाव में बीजेपी के प्रत्याशी भव्य बिश्नोई वोट डालने के लिए पहुंचे। भव्य बिश्नोई ने आदमपुर अनाज मंडी में 54 नंबर बूथ पर वोट डाला। भव्य बिश्नोई के साथ उनके पिता कुलदीप बिश्नोई, मां रेणुका बिश्नोई, दादी प्रसमा देवी और भाई चैतन्य बिश्नोई भी वोट डालने के लिए पहुंचे थे। आदमपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ट्वीट कर मतदाताओं से अपील की है। सीएम ने मतदाताओं से भारी संख्या में मतदान करने की अपील की है। सीएम मनोहर लाल ने अपने ट्वीट में लिखा है कि मैं आदमपुर विधानसभा में अब तक के सभी रिकॉर्ड तोड़ इतिहास बनाएं। सभी युवाओं से अपील की है कि वो घर घर जाकर वोटर्स को जागरूक करें और वोट डालने के लिए प्रेरित करें। आपको बता दें कि आज हो रहे आदमपुर उपचुनाव के मतदान के बाद 6 नवंबर को मतगणना होगी। मतगणना 6 नवंबर को सुबह 8 बजे से महावीर स्टेडियम स्थित बॉक्सिंग हॉल में की जाएगी और इसके अलावा 14 टेबल पर 13 राउंड में मतों की गिनती होगी। आदमपुर उपचुनाव में 180 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं और इनमें 36 संवेदनशील और 39 अति संवेदनशील पोलिंग बूथ शामिल हैं। वहीं प्रत्येक पोलिंग बूथ पर सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। सुबह से आदमपुर में मतदान प्रक्रिया चली हुई है। आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात की जाए तो सुरक्षा व्यवस्था यहां पर दुरुस्त है। तमाम जो पोलिंग स्टेशन है उन पर जो पुलिस बल तैनात किया गया है, अर्धसैनिक पुलिस बल यहां पर लगाया गया है। इसके साथ साथ मैं दिखाऊं कि कैसे मतदान करके मतदाता बाहर आ रहे हैं और मतदान करने के लिए भी मतदाता अंदर जा रहे हैं। इसके साथ साथ अन्य सुविधाओं की भी बात कर ली जाए तो व्हील चेयर की यहाँ पर व्यवस्था की गई है। अगर कोई दिव्यांग मतदाता नहीं, वो तो हम मानते हैं, लगता है आपको ऐसा होगा जी। भाई साहब, क्या क्या मुद्दे हैं जिनको लेकर के आज मतदान कर रहे हैं आप? मेन मुद्दा तो सीवरेज के पानी का है। रोड पे पानी खड़ा रहता है। अभी जैसे हम बाइक खड़ा करते हैं तो उसके ऊपर 1-2 मिनट में आके देखते हैं धूल जमी रहती है। 1 सूत 1.5 सूत धूल जमी रहती है इसमें। कितनी समस्याएं हैं आदमपुर हल्के? समस्या ही है जी, और क्या है जी, समाधान तो है ही नहीं फिलहाल तो। जी बताएं। पानी की समस्या पहले बार पीने के पानी की? हाँ, एक्सीडेंट होने का रोड का खतरा, और दूसरा साइड इंडिकेटर नहीं है। अच्छा, अभी चौक काम पे है। तो लगता है कि आपके जो आप मतदान करने आए हैं, इसके बाद जो प्रतिनिधि चुना जाएगा वो आपकी समस्याओं का समाधान करवा पाएंगे? कुलदीप से बात चुना जाएगा? हाँ, कुलदीप से हो जाए, थोड़ा उम्मीदें हैं। हाँ, कुछ उम्मीदें हैं। बिल्कुल, देखिए दोनों साइड में महिलाएं एवं पुरुषों की लाइनें लग चुकी है। मतदान प्रक्रिया सुचारू रूप से जारी है। लोग आज यहाँ पर पानी, बिजली, सड़क, सीवरेज तमाम मुद्दों को लेकर के अपना मतदान कर रहे हैं। उनका मानना है कि जो भी प्रतिनिधि यहाँ से चुना जाए वो उनकी समस्याओं का समाधान करे, क्योंकि लगातार आदमपुर में 26 साल का वनवास करने की बातें लगातार सामने आई। उसके बावजूद यहाँ पर चाहे बीजेपी की बात की जाए जिन्होंने 800 करोड़ रुपए के विकास करने की बात कही, लेकिन आज आदमपुर की जनता फिर भी अपना जो मतदान कर रही है वो इस बात को लेकर के कर रही है कि यहाँ पर बिजली, पानी, सीवरेज, शिक्षा, स्वास्थ्य की जो समस्याएं हैं उनका निदान होगा। अपने सहयोगी के साथ अनूप कुंडू, हर खबर, आदमपुर। देखिए, मैं तो यही कहूंगा कि तीसरी पीढ़ी से हारने का रिकॉर्ड जयप्रकाश बढ़ाएगा। पहले चौधरी भजनलाल जी से हारा, फिर मुझसे हारा, भव्य से हारेगा और आदमपुर हल्का फिर से एक बार उन्नति के पथ पे चलेगा। देखिए, बुरा हाल रहेगा, जमाना जब्त के हालात मुझे उनके लगते हैं, लेकिन मुकाबला एक तरफा है और कांग्रेस पार्टी को हम धूल चटाने का काम इस बार करेंगे। देखिए, मैं तो आभार प्रकट करता हूँ आदमपुर की महान जनता का, सतीश बिरादरी के मेरे परिवार का, जिन्होंने पूरे चुनाव में मुझे इतना आशीर्वाद और प्यार दिया है। और मैं उनको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं पूरी ईमानदारी के साथ अपना कर्तव्य निभाऊंगा और मुझे भरोसा है कि मुझे उनका आशीर्वाद आज भी मिलेगा। देखिए, मेरा सौभाग्य है कि मुझे मौका मिला चौधरी भजनलाल जी की विरासत को आगे बढ़ाने का। मेरे लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी है, उसको पूरी ईमानदारी से निभाऊंगा। और बात रही सेवा की, तो मैं पूरी निष्ठा के साथ एक नई सोच लेकर आगे बढ़ने का काम। ये चुनाव किसान, छोटा दुकानदार, कर्मचारी, मजदूर, छोटा व्यापारी और दूसरी तरफ 2 पूंजीपति काला धन कमा के ने जो है एक विदेश में सारा धन ले गया और एक दिल्ली और बम्बई में बड़े बड़े उसके मॉल और होटल और पता नहीं क्या क्या पेट्रोल पंप वगैरह है, वो दोनों के बीच है। आज किसान जीतेगा, मजदूर जीतेगा, दुकानदार जीतेगा। बहुत अच्छा चल रहा है और लोगों ने जो हमें
संभावना थी, जो हमारी सोच थी कि लोग आदमपुर की बदहाली के खिलाफ, लोग इस सरकार की भ्रष्टाचारी पॉलिसी के खिलाफ, यानी कि जो मैं बार बार कहता था, दो दोस्त लगे हुए हैं आदमपुर को, एक कुलदीप बिश्नोई परिवार के रूप में और दूसरा भारतीय जनता पार्टी के रूप में। उन दोस्तों को काटने के लिए लोगों ने एक ही निर्णय लिया कि हाथ के पंजे पे बटन दबाते रहो और उन दोस्तों से छुटकारा पाते रहो। आदमपुर उपचुनाव के लिए तैयारी पूरी, 180 बूथों पर होगा मतदान। कुल 180 पोलिंग पार्टियां हैं। बीस प्रतिशत पार्टियों को रिजर्व रखा गया है। आदमपुर विधानसभा क्षेत्र में 1,71,473 मतदाता हैं। इनमें 91,805 पुरुष और 69,678 महिला मतदाता हैं। पोलिंग बूथों में 36 संवेदनशील और 39 अति संवेदनशील बूथ शामिल हैं। इसी खबर पर आज चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए भूपेंद्र गहलावत, प्रवक्ता बीजेपी हैं। साथ ही वेद प्रकाश विद्रोही जी, कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। इसके अलावा रजवंत दहिनवाल जी हमारे साथ जुड़ गए, प्रवक्ता इनेलो, और सुखबीर तंवर जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप प्रवक्ता, सबसे पहले वेद प्रकाश विद्रोही जी आपके पास आना चाहेंगे और आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से लगातार एक तरफ कांग्रेस का कहना है कि आदमपुर जो है वो कांग्रेस का गढ़ रहा है, बीजेपी का कहना है कि भजनलाल परिवार को वहां पर जो है जीत मिलेगी, क्योंकि हमेशा से वहां पर भजनलाल जो है बिश्नोई परिवार ने वहां पर हमेशा से जो है जीत हासिल की है। क्या कुछ कहना चाहेंगे इस बार? क्या इस बार कांग्रेस को फिर से जो है वहां पर वापस गद्दी मिल पाएगी? जागृति जी, मतदान हो रहा है, भाजपा और कांग्रेस में सीधी लड़ाई है। मतदाता ने तय कर लिया भाजपा को और कुलदीप बिश्नोई परिवार को हराना है और कांग्रेस को जिताना है जी। और ये कटु सत्य है, वहां दो ही वोट हैं, एक कांग्रेस की वोट है, एक कुलदीप बिश्नोई की वोट है और बाकी कुछ नहीं है। भाजपा का भी कुछ नहीं है, अन्य दलों के साथियों का भी कुछ नहीं है, और हमें पूर्ण विश्वास है कि हम चुनाव जीत रहे हैं जी। और मतदाता हमारे पक्ष में लामबंद हो रहा है। और सबसे खुशी की बात यह है कि चाहे वो इनेलो के साथी थे, चाहे आप पार्टी के साथी थे जो आदमपुर के हैं, वो सब कल तक साफ हो गया उनका मन और कांग्रेस के साथ जुटकर एकजुटता के साथ भजनलाल परिवार को हराने के लिए हमारे साथ खड़े हैं। यहां तक कि जो जनता के साथी हैं वो भी कांग्रेस के साथ खड़े हैं। सभी का एक लक्ष्य है कि भाई 54 साल की गिरदावरी को तोड़ना है और स्वार्थ की राजनीति को खत्म करना है, और इस राजनीति को केवल कांग्रेस ही खत्म कर सकती है। अब आम मतदाता की यही आवाज है। भाजपा सत्ता बल पर कुछ भी दावे करे उनका अधिकार है, अन्य दल दावा करे उनका भी अधिकार है, पर आज दावों से कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि मतदाता मन बना चुका है और आपके संवाददाता भी अब मैदान में होंगे, वो खुद आपको रिपोर्ट दे देंगे कि बूथ पर क्या हालत है। बूथ पर स्पष्ट नजर आ रहा है कि भाई कांग्रेस जीत रही है, भाजपा हार रही है। तो हमें विश्वास है कि हमें पूर्ण आशीर्वाद मिलेगा और हरियाणा की धरती से जो जनविरोधी फासिस्ट संघी सरकार प्रदेश और देश में चल रही है, उसके सफाई का रास्ता भी शुरू होगा। और या तो वोट कांग्रेस की है या फिर वोट जो है कुलदीप बिश्नोई की परिवार की है। क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पर आप? देखिए, मेरे पास जो वहां से खबरें आ रही हैं जी, आज सुबह से ही बहुत बीजेपी के लोगों में बहुत उत्साह है जी, और बहुत लंबी लंबी लाइन बीजेपी की लगी हुई है। और मेरे कुछ साथियों ने बताया है कि वहां कांग्रेस के तो एजेंट भी नहीं है बहुत से बूथों पर, और एक तरफ वहां लहर है और सारे के सारे लोग उत्साहित है भारतीय जनता पार्टी की सरकार तुम्हें साझा करने के लिए। माफ कीजिएगा भूपेंद्र गहलोत जी, आपकी आवाज जो है वो सही से आ नहीं पा रही है और न ही आपकी जो है लाइव सही से में मिल पा रहा है।
आपकी आवाज जो है सही से नहीं आ रही है। ठीक है, यहाँ पर सुखबीर तंवर भी हमारे साथ मौजूद है। आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से लगातार तमाम पार्टियों का भी ये दावा है कि वहां पर हरियाणा में जो है आम आदमी पार्टी का कोई वजूद नहीं है। हालांकि जो है आम आदमी पार्टी पूरे जोश के साथ मैदान में तो उतरी है, लेकिन उसके बावजूद भी तमाम अन्य पार्टियों का कहना है कि आम आदमी पार्टी का हरियाणा में कोई वजूद नहीं है। क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पर आप? देखिए जागृति, जिस प्रकार से चुनाव प्रचार के दौरान जो हमारे मुद्दे हैं, शिक्षा, चिकित्सा, सड़क, बिजली, उनके जो मतदाता हैं वहां के, उन्होंने जो स्नेह और सम्मान दिया और उसके बाद उसी के अनुरूप आज जिस प्रकार से चुनाव में भाग ले रहे हैं और जिस प्रकार से मेरे पास जो रिपोर्ट हैं उनके मुताबिक बहुत भारी उत्साह है। और वहां आदमपुर में जिस प्रकार का माहौल है, अभी विद्रोही जी कह रहे थे कि या तो आदमपुर में कांग्रेस की वोट है या भजनलाल परिवार की वोट है। देखिए, ये तो लोकतंत्र का मजाक है। निश्चित तौर पे हर चुनाव में अलग अलग विषय होते हैं और 75 साल का जो किसी भी पार्टी की सरकार रही हो, जो इस देश प्रदेश को जिस प्रकार से लूटा है, उस लूट के खिलाफ निश्चित तौर पे आदमपुर की जनता आपकी तरह जागृत हो रही है और हमें पूर्ण विश्वास है कि आदमपुर की जनता आज आम आदमी पार्टी को गेटवे ऑफ हरियाणा प्रदान करेगी। जी बिल्कुल। रजवंत दहिनवाल जी, आपसे भी जानना चाहेंगे, सभी प्रवक्ताओं ने जो है अपनी बात रख दी है। आदमपुर में मतदान जारी है, क्या लगता है 6 तारीख को जो परिणाम सामने आएंगे, क्या इनेलो के समर्थन में जनता ने मतदान किया होगा या इनेलो को जनता का समर्थन मिल पाएगा? देखिए जागृति जी, ये तो 6 तारीख को पता लगेगा कि किसको कितना समर्थन मिला और कितना नहीं मिला। लेकिन ये जरूर वहाँ पर लोगों में जो जोश है और जो लोग जो बदलाव की ओर अग्रसर हो रहे हैं, जो लोगों से बातचीत करने पर जो पता लगा है कि वहाँ के लोग बदलाव चाहते हैं, क्योंकि एक ही परिवार ने इतने लंबे समय तक शासन किया है और उसके बाद भी अगर वहाँ पर विकास की कमी है, वहाँ पर वो इलाका पिछड़ा हुआ है, वहाँ पर वो ही लोग जो चुनाव लड़ रहे हैं वो ये कहते हैं कि अगर हम सरकार में साझी हो गए तो हम आपका ये विकास करा देंगे। तो ये उनके लिए बड़े ही शर्मनाक विषय है, क्योंकि जो लोग मुख्यमंत्री रह चुके हैं और उसके बावजूद भी अगर वो हल्का पिछड़ा हुआ है तो आप सोच के देखिए कि उन्होंने अब उनकी जो कथनी हो रहा है वो करनी है, उनकी जो उसमें दिन रात का अंतर है। मेरा मानना यही है कि वहाँ के लोग ये चाहते हैं कि हम एक ऐसे व्यक्ति को लेके आए जो हमारे बीच में रहे, जो हमारे बीच का व्यक्ति हो, जो जन समस्याओं को समझता हो, जो आम मजदूर गरीब किसान परिवार से हो, जो उस इलाके की पैरवी करने वाला हो, उस इलाके के लिए आवाज उठाने वाला हो। और ऐसा व्यक्ति अगर कोई है तो वो इंडियन नेशनल लोक दल का प्रत्याशी है। जिस प्रकार विद्रोही जी कह रहे थे कि वहां पर केवल 2 ही दल है, तो मैं इनकी बात से सहमत नहीं हूँ। कारण क्या है कि भजनलाल और चौधरी देवीलाल परिवार की आपस में राजनीतिक एक अच्छी टक्कर रहती है और आज भी वहां पर वो ही टक्कर है। लेकिन जो जिस प्रकार से जयप्रकाश जी को वो इसमें शामिल करने की बात कह रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि जयप्रकाश जी कहीं मैदान में है। जो व्यक्ति ये खुद कह चुके हो कि मैं चुनाव लड़ने का इच्छुक नहीं हूँ, तो उस समय तो कांग्रेस के पास उम्मीदवार तक नहीं था और उन्होंने जबरदस्ती बाहर से लाए हुए एक उम्मीदवार को वहां पर चुनाव लड़ाया है। हाँ, वो रिजल्ट बताएगा कि क्या रहे क्या नहीं रहे। हमारे ऊपर भी ये बात लागू होती है कि हम अपनी बात को जनता तक कितना पहुंचा पाए। गुरडाराम नंबरदार जो उस इलाके का बाशिंदा है, उस इलाके का रहने वाला है, वो जनता उनको कितना चाहेगी, कितना वोट करेगी, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन जिस प्रकार से लोगों का जो जन समर्थन हमें मिल रहा है, लोग अपनी भावनाएं प्रकट कर रहे हैं, उससे निश्चित तौर पर इंडियन नेशनल लोक दल पार्टी मजबूती से आगे बढ़ेगी और एक जबरदस्त टक्कर देते हुए जो आज सत्ता है उस सत्ता के पैर उठाने का काम करेगी। जी बिल्कुल। भूपेंद्र गहलोत जी, आपसे भी जानना चाहेंगे, आपने सुखबीर तंवर जी को भी सुना, रजवंत दहिनवाल जी को भी आपने सुना और वेद प्रकाश विद्रोही जी को भी आपने सुना और सभी पार्टियों का ये भी कहना है कि जो है जनता बदलाव चाहती है कि परिवार का शासन काफी लंबे समय तक वहां पर रहा और ऐसे में अब जो है जनता का भी कहना है कि विकास के मुद्दे पर इस बार वहां पर वोट दे रहे हैं। क्या लगता है, क्या भव्य बिश्नोई को जनता का समर्थन मिल पाएगा? वेद प्रकाश विद्रोही जी, जिस तरह से आज वोट डालने के बाद जो है कुलदीप बिश्नोई का भी बयान सामने आया, उन्होंने कहा कि इस बार जो है जयप्रकाश बिश्नोई परिवार की तीसरी पीढ़ी से भी चुनाव हारेंगे। उनका कहना है कि भजनलाल बिश्नोई जब मैदान में थे तब भी जयप्रकाश जी को हराया गया था। इसके बाद जब कुलदीप बिश्नोई मैदान में उतरे थे तब भी जयप्रकाश उनके विपक्ष में थे और तब भी उनको जो है चुनाव हराया गया था। और भव्य बिश्नोई मैदान में इस बार भी वो पूरे दावे के साथ कह रहे हैं कि जो है भव्य बिश्नोई की जीत होगी और जयप्रकाश को एक बार फिर से जो है
हार का सामना करना पड़ेगा। क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, हर उम्मीदवार को, हर पार्टी को दावा करने का अधिकार है। मैं उनके इस लोकतांत्रिक अधिकार का सम्मान करता हूं जी। पर जिस तरह भाजपा के लोग गपोड़े मारते हैं, असत्य बोलते हैं, लंबी लंबी फेंकते हैं, मुझे आश्चर्य होता है कि ये इतने असत्य बोल कैसे पाते हैं। अभी मेरे साथी गहलोत साहब की थोड़ी सी बात हो पाई थी, डिस्टर्बेंस की वजह से अपनी पूरी बात नहीं रख पाए। कह रहे कि कांग्रेस को वहां एजेंट नहीं मिल रहे। अरे यार, क्या मजाक कर रहे हो? कांग्रेस को वहां कभी बूथ के एजेंट नहीं मिल रहे। आप इसका मतलब आप कितना असत्य बोलते हो। आप जीत का दावा कर सकते हो, आप मुकाबले का दावा कर सकते हो, पर जो आपके मुकाबले में खड़ा है और हर एक व्यक्ति कह रहा है कि बहुत भारी बड़ी टक्कर है, वहां कह रहे हैं कि कांग्रेस को एजेंट नहीं मिल रहे। मुझे तो हास्यास्पद लगता है। और जहां तक कुलदीप बिश्नोई जी की बात है, कुलदीप बिश्नोई जी बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। अगर इतने ही वो बड़े लोकप्रिय थे, इतना ही उनके साथ था, तो उनके पुत्र की जमानत कांग्रेस के उम्मीदवार के रूप में लोकसभा चुनाव में क्यों जब्त हुई? जबकि वहां के सामाजिक समीकरणों के अनुसार वो अकेले जात उम्मीदवार थे, 2 जाट उम्मीदवार थे। और जिस तरह की वहां की हिसार की राजनीति रही है जाट और गैर जाट में, उससे उनको बड़े आसानी से जीत जाना चाहिए था। और खुद के आजमपुर के हल्के से उनका पुत्र लोकसभा में चुनाव में 20,000 वोटों से हारा था। तो इसका मतलब है कि जनता उनको प्यार नहीं करती, जनता का जन समर्थन नहीं है। हाँ, ये ठीक है कि पिछला चुनाव जयप्रकाश 6,000 वोटों से उनसे हारे थे, हम इस सच को स्वीकार करते हैं। पर उसके बाद से बहुत सी परिस्थितियां बदल गई। कुलदीप बिश्नोई की कलाबाजियां, अवसरवादिता और जनता से टच न होना। जब जयप्रकाश 6,000 वोटों से हारे थे, तब चौधरी भजनलाल जी जीवित थे। आप चौधरी भजनलाल जी को पसंद करें ना करें, उनके विचारों से सहमत हो ना हो, ये हमारी अपनी राजनीतिक विचारधारा हो सकती है। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि चौधरी भजनलाल जी का मतदाताओं से बहुत ही तारतम्य रहता था, बहुत ही स्नेह रहता था और लगातार आजमपुर के मतदाताओं के लिए उनके दरवाजे आधी रात को भी खुले रहते थे। परंतु जो उनके पुत्र हैं, भाऊ बिश्नोई पौत्र और पुत्र कुलदीप बिश्नोई, ये तो ढूंढे से नहीं मिलते। आपको आश्चर्य होगा, कुलदीप बिश्नोई जी ने जब कांग्रेस में शामिल हुए 6 साल पहले, तो व्यक्तिगत रूप से मुझसे मिलकर अपना फोन किया और कहा, भाई साहब, मैं आपसे आग्रह करता हूं, मेरे घर आना, मेरे साथ नाश्ता करना, लगातार हम बात करेंगे। तो मैंने कहा, अभी तो मुझे टाइम नहीं है, जिस दिन मेरे पास टाइम होगा मैं आपको फोन करूंगा और आप अपनी सुविधा के अनुसार मुझे बुला लेना दिल्ली आपके घर में, निश्चित रूप से आपके घर आऊंगा। आप बात चीजें करेंगी। मैंने 2 बार उनके दिए हुए नंबर पर फोन किया, एक बार भी बात नहीं हो पाई। उनके पीए को कहा, तब भी बात नहीं हो पाई। तो आप अंदाजा लगा लो, जो व्यक्ति अपने बराबर के साथी को खुद समय देखकर बात करने के लिए समय नहीं निकाल पाया हो, वो आम मतदाता से क्या बात करता होगा। और सबसे बड़ा इनके सेटबैक का कारण भी यही था कि भाई इन लोगों का आम जनों से संबंध टूट गया था। और मैं नहीं कह रहा, जब इनकी 3 तारीख को रैली हुई है, उन्होंने सार्वजनिक माफी मांगी है इस बात के लिए कि मेरे से गलतियां होगी, मैं माफी मांगता हूं। अगर उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया, अगर वो लगातार जनता के टच में नहीं थे या थे, तो 1 नवंबर को उन्होंने सार्वजनिक रूप से आजमपुर की मंडी के अंदर लोगों से माफी मांगने की जरूरत थी सभा के अंदर। वो अपने आप में बताता है कि उनका तारतम्य लोगों से नहीं है, केवल वो लंबी लंबी हाँक रहे हैं अपने बेटे को और खुद को आर्थिक अपराध से बचाने के लिए। अब भाजपा ने उनको ईडी सीबीआई की उनके ऊपर थोप दिया। अब वो गलत है या सही है, या तो वो जाने, या ईडी सीबीआई जाने, या मोदी सरकार जाने। परंतु वो डरे हुए व्यक्ति हैं, डर के कारण अपने आप को बचाने के लिए, अपने आप को आर्थिक अपराध की जो आरोप है उनसे बचाने के लिए भाजपा में गए हैं। इस बात को मतदाता भी जानता है, हरियाणा के लोग भी जानते हैं और हर राजनीतिक दल के लोग भी जानते हैं। कुछ लोग साफ कह देते हैं, कुछ लोग साफ नहीं कहते। और उनकी तो हालत यह है, पता नहीं कितने वीडियो वायरल हो रहे हैं जिसके अंदर जो अनुसूचित जाति के लोग हैं, अति पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जब वो अपने विकास की उन्होंने 1-2 बातें कही, अपने एरिया की बात कहते हैं, तो वो कहते हैं हमें तुम्हारी वोट नहीं चाहिए, हम तो तुम्हारे बगैर भी जीत जाएंगे। तो जो व्यक्ति इतने अहंकारी हो कि
कि आज चुनाव के समय मैं उनके कम से कम 5 वीडियो दिखा सकता हूं आपको, इसी चुनाव के, जो उनके वर्कर कह रहे हैं कि हमें तुम्हारी वोट नहीं चाहिए। तो जो लोग आज ये कह सकते हैं कि तुम्हें हमारी वोट नहीं चाहिए चुनाव के समय, तो आप अंदाजा लगा लो वो कितने अहंकारी हैं, कितने जनता से कटे हुए लोग हैं, और ऐसे लोग निश्चित रूप से हारेंगे। और क्योंकि ये चुनाव कोई जनरल चुनाव नहीं है कि भाई मतदाता के सामने ये हो कि हमें सरकार बनानी, मतदाता कितने जानता है। प्रकाश विद्रोही जी, भूपेंद्र गहलोत जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, फिर से एक बार उनसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे। भूपेंद्र गहलोत जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? को हराना है तो हराने वाला उम्मीदवार कांग्रेस का है, इसका एडवांटेज हमको मिल रहा है, इसलिए सभी मतदाता जी चाहे वो आप जी बिल्कुल। वेद प्रकाश विद्रोही जी, समय सीमा होती है, भूपेंद्र गहलोत जी से भी इसका जवाब जान लेते हैं। भूपेंद्र गहलोत जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पर? भूपेंद्र गहलोत जी, आप तक मेरी आवाज आ रही है? ठीक है, रजवंत दहिनवाल जी, आपसे भी जानना चाहेंगे, जिस तरीके से खबरों में भी लगातार ये कहना है कि मुख्य पार्टियां जो हैं वो कांग्रेस और बीजेपी के बीच में जो है अहम मुकाबला रहने वाला है। ऐसे में जिस तरीके से वेद प्रकाश विद्रोही जी ने भी बताया कि इससे पहले भी जब चुनाव हुए थे तब भी जयप्रकाश जी सिर्फ मात्र 6000 वोटों से हारे थे, और ऐसे में इस बार वो फिर से एक बार मैदान में है, निर्दलीय उम्मीदवार भी मैदान में है। क्या लगता है कितना असर पड़ेगा इसका इनेलो पर? देखिए जगती जी, भ्रामक प्रचार है जो कांग्रेस और बीजेपी के लोग कर रहे हैं जी, और इस प्रकार के लोग, ये जो वहां के आदमपुर की जो जनता है वो इस प्रकार के प्रचार में फंसने वाली नहीं है, क्योंकि वो जनता भी ये जानती कि आज जो चुनाव वो झेल रहे हैं वो चुनाव की जरूरत ही नहीं थी। इसके बावजूद भी अगर वो चुनाव झेल रहे हैं तो वो सोच के देखिए क्या वो उस इलाके की जनता के लिए चुनाव किया गया? वो सिर्फ और सिर्फ कुलदीप बिश्नोई ने अपने आप को कैसे ये जो कांग्रेस का जो प्रदेश अध्यक्ष बनने या उनका मुख्यमंत्री बनने की जो उनकी एक लालसा थी, वो लालसा पूर्ण नहीं हो पाई, उसके बावजूद उन्होंने कांग्रेस को छोड़ के भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। लेकिन क्या ये सोचने वाली बात है और समझने की बात है, क्या वहां पर वो प्रदेश अध्यक्ष या मुख्यमंत्री बन जाएंगे? नहीं बनेंगे। इससे पहले उन्होंने हमेशा ये कहा है कि इस इलाके को, आदमपुर को, हिसार को मैं मुख्यमंत्री इलाके दूंगा, यहाँ इस इलाके की चौधर लाके दूंगा। लेकिन अब उस चौधर की लड़ाई भी खत्म हो गई और हकीकत में वहां की जो जनता जो उन्होंने जिताने का काम करती थी वो ये सोच के जिताती थी शायद यहाँ पर इस इलाके को मुख्यमंत्री बन जाए। लेकिन अब मुख्यमंत्री की भी बातें खत्म हो गई, अब तो सिर्फ एक विधायक की बात है। विधायक अगर भव्य बिश्नोई बनता है तो भी वही बात रहेगी, अगर तुलसीराम नंबरदार बनता है तो भी वही बात रहेगी। हाँ, भारतीय जनता पार्टी को जो चीज सोच रहे थे कि वो एक तो तरफ तो ये कहते कि हम भजनलाल परिवार के नाम पर वोट मांग रहे हैं, अगर वो भजनलाल परिवार के नाम पर वोट मांग रहे हैं तो ये भी सोचने की बात है कि बीजेपी का वहां पर कोई जनाधार नहीं है। लेकिन मैं ये आपको आश्वासन दिलाता हूँ, और पूरी इस चीज से जहाँ पे जो मैंने जब भी मैं गाँव में गया ये चीज जरूर सामने आई कि जो भव्य बिश्नोई या कुलदीप बिश्नोई परिवार है। जी बिल्कुल। सुखबीर तंवर जी, आपसे भी जानना चाहेंगे, मुख्य पार्टियों के अलावा कई निर्दलीय उम्मीदवार भी मैदान में, और ऐसे में कितना असर इसका आम आदमी पार्टी पर पड़ सकता है? देखिए जागृति जी, सबकी बात आपने सुनी जी। निश्चित तौर पे एक नारा आदमपुर में प्रचलित है, कलायती और विलायती बाहर होंगे, आदमपुर का हिमायती चंद्र सिंह विधानसभा में जाएगा। स्थानीय आदमी है, सर्वसुलभ है, जैसा कि विद्रोही साहब ने बताया, कुलदीप बिश्नोई या भव्य बिश्नोई जी को से बात करना ही बड़ा मुश्किल है। और इसी प्रकार से जयप्रकाश जी, जो कि रजवंत भाई ने बताया कि वो जयप्रकाश जी का तो जिस तरह के हालात हैं सब जानते हैं ना, वो स्थानीय उम्मीदवार ठीक है, वो एक वक्त में लोकसभा जीते, मंत्री रहे, सारी बात, उस वक्त की राज्य की परिस्थितियों में बड़ा अंतर है। और कांग्रेस के विद्रोही जी पता नहीं कहां से इतनी लंबी चौड़ी फेंक रहे हैं, आज ऐसे फेंकते तो नहीं थे, पर चलो हम मान लेते हैं इनकी भी। निश्चित तौर से कांग्रेस के पास कोई स्थानीय उम्मीदवार नहीं था, मना करने के बावजूद जयप्रकाश जी को वहां से चुनाव लड़ाया गया। ये रिकॉर्ड की बात है, कोई मेरे अपनी बनाई हुई बात तो है नहीं। इसलिए आदमपुर की जनता ने मन बना लिया कि हमने स्थानीय व्यक्ति को विधानसभा में भेजना है जो हमारी आवाज मुखर कर सकता है। और निश्चित तौर पे आम आदमी पार्टी के जो प्रत्याशी है, साफ सुथरी छवि है, काम करने वाला है, हर एक आदमी के सुख। माफ कीजिएगा सुखबीर तंवर जी, समय का अभाव है, आपको रोकना चाहूंगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। रजवंत दहिनवाल जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। वेद प्रकाश विद्रोही जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। भूपेंद्र गहलोत जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो खास खबर में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।